बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 9 मई है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, आपको बज़ाहिर ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान की प्रेजेंट शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सब अच्छा है, सब बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। ना इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन से किसी किस्म का कोई ख़तरा है और ना ही कोई उन्हें इतराज़ है, बल्कि दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान का नेशनल मीडिया दोनों के गुण गा रहा है, बल्कि हमें तो ये भी कहा जाता है कि अगर ये पार्टनरशिप 78 बरस पहले इसका आगाज़ हो जाता तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता, जिसे सुपर हाइब्रिड रजीम कहा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत, याद रखिएगा कि ये कोई पार्टनरशिप ज़हनी हमआहंगी की बुनियाद पर कायम नहीं की गई, बल्कि एक खौफ है, एक ऐसा खौफ जो दोनों तरफ आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल चेहरे चाहिए थी और पॉलिटिकल चेहरे जो पाकिस्तान में आवाम ने रद्द कर दिए, जिनके पास बहुत सारा बैगेज मौजूद है और वो आवाम के रास्ते से इस बैगेज को कभी भी अपने कंधों पर उठाकर दोबारा उनके सामने नहीं जा सकते। लिहाजा उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया जो GSU को जाता है, जहाँ से इनकी फाइलें, इनके केसेस, इनके ऊपर मुकदमात सब कुछ माफ़ करके इनको हुकूमत का तोहफ़ा दिया गया। तो ये एक खौफ का रिश्ता है, ये कुछ लो और कुछ दो का रिश्ता है, यहाँ पर मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं ना, उन्होंने एक दूसरे को पैगाम पहुँचाना हो तो वो डायरेक्ट पैगाम नहीं पहुँचाते, बल्कि वो पैगाम पहले स्टेज के ऊपर पहुंचाया जाता है अपने तर्जुमानों के ज़रिए। और पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया। कुछ सहाफ़ियों ने खबर अब ये दी है कि IMF के मामले के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ था और दूसरी तरफ जो मौजूदा शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मौक़िफ़, ये आपस में टकरा रहा है। और शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि भाईजान, जो औरंगज़ेब साहब हैं, ये आपके दिए हुए तोहफ़े हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, इसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा आपने हमसे इसके बारे में सवाल नहीं करना। दोस्तों, जो खबर अब लॉन्च की गई है, या ये कहा जाए कि जो रद्द-ए-अमल दिया गया, इसके मुताबिक हुकूमत ये समझती है कि औरंगज़ेब साहब की कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस कारकर्दगी के ऊपर तवज्जो नहीं दी। जब हम कहते हैं ना कि कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, तो इससे मुराद क्या? इससे मुराद ये है कि आप इंटरनेशनली, पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? आप सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, आप अमेरिकन के बहुत करीब हैं। देखें, ये जो IMF को कंट्रोल करने वाला मामला है ना, इसमें एक मेंबर जिसके पास बहुत सारे राइट्स हैं वो है अमेरिका। अगर आप अमेरिकन के पास और उनकी सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, तो आप अमेरिका को ये कह सकते हैं ना, सरकार ज़रा तवज्जो हमारी तरफ भी करें, हम आपकी सालिसी करवा रहे हैं, आपको फेस सेविंग दे रहे हैं, तो आप IMF को कहकर क्या हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि इन्हें कहें कि जो शराइतें इन्हें नरम कर दें? पाकिस्तान को सर सख्त शराइत पर दोबारा कर्जा दे दिया गया, और ये कर्जा ऐसे वक्त में दिया गया जब पाकिस्तान के पास सालिसी के अलावा और कुछ नहीं है। हमारी फैक्ट्रीज बंद हैं, पाकिस्तान के अंदर बिजली आपको आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलेगी, आप बिल देंगे, लेकिन बिजली और इनके जो निर्ख हैं वो IMF तय करेगा। पाकिस्तान के अंदर 1,10,00,000 अफराद जो हैं वो रोज़ाना भूखे सोते हैं। पाकिस्तान में 3 करोड़ के करीब बच्चे पाकिस्तान के स्कूल्स में नहीं जाते, वो बाहर हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि सब कुछ अच्छा है। ऐसे वक्त में हुकूमत अगर चाहती और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर बढ़ाया जा सकता था कि आप कोई ऐसी डील हमें लेकर दें IMF से जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचे। लेकिन दोस्तों, अब भी ये फैसला किया गया है, IMF की टर्म्स को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। सब्सिडी आपने ख़त्म कर दी है, और अब जो खबर आ रही है इसके मुताबिक पाकिस्तान को जो कर्जा दिया गया, इसमें $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दे दी गई है। और ये ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान सालिसी का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। अब ये 1 बिलियन 1.3 बिलियन, ये कितने बनते जी? ये तकरीबन 8,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं जो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और इसके बाद पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो हो जाएगा जी 7 बिलियन। और ये कर्जा शहबाज हुकूमत ने लिया, और सितंबर 2024 के बाद जिसको अप्रूव किया गया था, टोटल जो नंबर्स हैं वो तकरीबन $7 बिलियन तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी तरक्की है, हम कर्जा अदा करने के लिए हासिल करते हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी शायद इसी तरह चलेगी। यही पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने फैसला कर लिया।
अब इसमें जो सबसे अहम नुकता था, जो मैंने कहा ना कि मुआशी पेज फट चुका है, आपने अपने तर्जुमानों के जरिए जो पैगाम भेजा है कि औरंगजेब साहब की कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं है, औरंगजेब साहब आपके बंदे थे, ये बाबू लोगों को जो ब्रीफ केस उठाकर और सेनेट के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि भाई बंदे आपके और पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। खबर क्या है जी, हुकूमत IMF माहदे को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने जाकर IMF की सारी शराइत कबूल कर ली और पाकिस्तानियों पर एक नया महंगाई का तूफान मुसल्लत कर दिया। इस बार पाकिस्तान की गाड़ी आसमानों पर थी, पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में आया, आलमी जंग लगने से बचाई और उन्होंने अपनी नौकरी के लिए वर्ल्ड बैंक में सारी फील्डिंग सेट कर ली, जिसके बाद IMF की तमाम शराइत भी कबूल कर ली, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ेगा। यानी ये एक डायरेक्ट अटैक है उस शख्स के ऊपर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए सिस्टम के अंदर इंडक्ट किया गया। अब मैं आपको ना एक और बात बता दूं कि इस हुकूमत ने रातों रात क्या किया, और जो लिखा था ना हमने कि अवाम पर हमला, ये हमला क्या हुआ, अक्सर होता रहता है जी। ये सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान में अक्सर हो रही हैं अवाम के ऊपर, और एक और सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर पाकिस्तान के अवाम को महंगे तेल का तोहफा दिया गया। दोस्तों, खबर के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे करते हुए डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर, जबकि पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर इसकी नई कीमत मुकर्रर कर दी है। नए इजाफे के बाद डीजल की कीमत 414 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर, जबकि पेट्रोल 414 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। पाकिस्तान की कौम क्या कर रही है? पाकिस्तान की कौम जी इस वक्त जश्न मना रही है लिबर्टी चौक के अंदर। कोई बात नहीं, जश्न मनाई, जब बर्बादी होगी उस पर भी जश्न मनाइएगा। और बर्बादी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और किसी को कोई ख्याल नहीं, किसी की हुकूमत चलती रहे, किसी का इक़्तिदार कायम रहे, यही इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी हकीकत बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे हम कर्जा लेने पे भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इमरान खान की हुकूमत में कहा जाता था कि जनाब देखें आपने कितना कर्जा ले लिया और आज आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और वो सहाफ़ी जो चीख चीख कर क्या कहा करते थे कि पाकिस्तान को आप IMF के हवाले क्यों नहीं कर देते। ये अंसार अब्बासी साहब जैसे सहाफ़ी हैं, और इन जैसे कई सहाफ़ियों ने ये अपने ट्वीट्स के अंदर, आप निकाल कर देख लें, 2019 की आपको ट्वीट्स मिलेंगी। वो सहाफ़ी जो 2 रुपये अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ वो भी चीख रहे थे, लेकिन आज वो मुकम्मल खामोश हैं। आज पेट्रोलियम की जो कीमत है, यानी पेट्रोल की जो कीमत है, वो 414, डीजल 58 पैसे, 414 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर, ये आपके पेट्रोल की कीमत होगी। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाएगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर पड़ेगा। दीगर शोबे भी इससे मुतासिर होंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ जो राइडर है उसका क्या बनेगा। एक मोटरसाइकिल उसे रखी हुई है और वो अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहा है, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। जिसने उसके ऊपर बैठना है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। जो गाड़ी चला रहा है, जिसने सब कुछ बेच के एक टैक्सी खरीदी, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि जनाब हम तरक्की कर रहे हैं, हमने सालिसी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। तो दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इस हुकूमत के, और ये आखिरकार कब तक की चलेगा? जब तक पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त करेगी, जब तक आप लिबर्टी चौक में खड़े होकर डांस करेंगे, और यही हमारी अब प्रायोरिटीज़ रह गई हैं। हम कौम कभी भी नहीं बन सके, हम एक हजूम थे, हजूम हैं, क्योंकि इस जनरेशन ने शायद वो कुर्बानियाँ नहीं दी, और इस जनरेशन के सामने शायद उन कुर्बानियों का कोई जिक्र भी नहीं करता। अगर आप 80s, 90s और इवन के 2000 के अर्ली 2000 के अंदर भी आप देखें ना, तो बहुत सारे जो तहरीके कारकुनान पाकिस्तान के जो लोग थे, जो ज़िंदा थे, और वो कहानियाँ, वो पूरी जो उनकी स्ट्रगल की स्टोरीज़ हैं, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाई जाती रही हैं, उनको मालूम थी, और वो आगे ट्रांसफ़र हुई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये पाकिस्तान किस तरह हासिल किया गया, शायद ये कहानियाँ, ये मकासद इन लोगों के सामने नहीं है। तो ऐसा लगता है ये है कि इस मुल्क को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया वो तो खैर हम भूल बैठे हैं। एक गरीब का पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान है। अमीरों के पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, और गरीब का पाकिस्तान जो मेजॉरिटी का पाकिस्तान है, वहाँ पर आपको भूख मिलेगी, वहाँ पर आपको रियासत की एक तरह से सख्त पॉलिसीज़ नज़र आएंगी। सच बोलने पर पाबंदी है, कदगन है, उन्होंने इसे कोरिया बनाया हुआ है। तो ये दो किस्म के पाकिस्तान इस वक्त आपको नज़र आते हैं, एक गरीब का पाकिस्तान और एक अमीर का पाकिस्तान। गरीब के पाकिस्तान में एक बार फिर हमला हुआ है, और इस हुकूमत ने गरीब की जेब के ऊपर डाका डाला और गरीब के घर के ऊपर, उसके रोज़गार के ऊपर हमला किया है। और दोस्तों, आपको ये खबर दें कि आज 9 मई का दिन है, और पाकिस्तान के अंदर 3 साल पूरे हो गए जब एक ऑपरेशन होता है, एक वाक़या हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। कुछ लोगों को पकड़ा गया, और कुछ लोग जो इस हमले में शामिल थे वो आज भी नकाबपोश आपको नहीं मिलेंगे।
लेकिन जो हमने इन 3 सालों में देखा है कि इस 9 मई के बयानिए को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ने अपनी जो बैड गवर्नेंस है इसको छुपाया, हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छुपाया। जब भी पाकिस्तान की हुकूमत से बात की जाती है उनकी कारकर्दगी की, तो वो 9 मई का बयानिया सामने रखते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहुंचाया। इन 3 वर्षों में क्या कुछ हुआ, ये एक जो फैक्ट शीट है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और इस वक्त 3 साल के बाद पाकिस्तान की जेलों के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, उनके कितने केसेस इस वक्त चल रहे हैं। 9 मई 2026 यानी आज तक पूरे 3 साल हो चुके। ये वाक़यात उस वक्त शुरू हुए जब 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज, जलाओ घिराव, अस्करी तनसीबात पर हमलों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात पेश आए। 9 मई के बाद बनाए गए केसेस और गिरफ्तारियों के हवाले से ये रिपोर्ट खुद पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। 9 मई के बाद बनाए गए केसेस में जो फिगर्स हैं, पंजाब में 319 केसेस बनाए गए और गिरफ्तारियां यानी 11,367 गिरफ्तारियां जाहिर की गई, जबकि असल गिरफ्तारियां 20,000 से ज़ायद थी। 35,000 वर्कर्स और सपोर्टर्स को जाली केसेस में डाला गया। 25,000 को नामालूम कैटेगरी में रखा गया ताकि किसी भी वक्त किसी को भी मर्जी की गिरफ्तारी या केस के अंदर गिरफ्तार किया जा सके। अगवा होने वाले सैकड़ों लोग इसके अलावा थे और सिर्फ यही रिपोर्ट ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान की अदालतों ने जब खान साहब के केस के हवाले से पूछा ना कि आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि हमने ये कंप्यूटर उनसे रिकवर करना है, हमने फ़ोन रिकवर करना है वगैरह वगैरह। तो अदालत ने कहा था कि यार 1 साल के बाद तो ऐसी कोई नज़ीर या प्रेसिडेंट नहीं है कानून की नज़र में कि हम आपको ये जिस्मानी रिमांड दे सकें, लेकिन फिर भी हम आपको 12 बजे का वक्त देते हैं, जाएँ जाकर कोई सबूत देकर आएँ। लेकिन दोस्तों, वो दिन और आज का दिन इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो सबूत पेश नहीं किए गए। खान साहब उस वक्त गिरफ्तार थे और गिरफ्तारी के दौरान ये पूरे का पूरा एक मामला हो जाता है और इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि 9 मई का अगर सब कुछ हुआ है तो आप सबूत और सीसीटीवी फुटेज जो है वो अदालतों में पेश कर दें, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक नालायकी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। KPK में तो आपकी हुकूमत है ना, 3 बरस हो गए। अलीमीन गंडापुर भी इसी तरह हमारा भाई कहता रहा कि कमेटी बनाएंगे, जुडिशल कमीशन होगा, इंडिपेंडेंट जज से इंक्वायरी करवाएंगे। क्या हुआ? आज तक तो वो इंक्वायरी नहीं हो सकी। आपने हुकूमती लेवल के ऊपर भी कोई कमेटी नहीं बनाई। जुडिशल कमेटी तो बनना बहुत दूर की बात है, कमीशन बनाने की आपने दरखास्तें पेशावर हाई कोर्ट को दी, लेकिन वो बनना तो बहुत दूर की बात थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करवा सकी। कम से कम आपके पास एक मौक़िफ़ तो होता, आपके पास एक पेपर मौजूद होता जिसकी बुनियाद के ऊपर आप दुनिया को दिखाते, बताते कि 9 मई असल में क्या था। देखिए, ये पाकिस्तान में 4-5 सहाफ़ियों की जिम्मेदारी नहीं है, या इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी, या उस वकील की जिम्मेदारी नहीं जिसके घर पर आज रात को भी क्रैकडाउन किया गया। ये तहरीक इंसाफ की बतौर जमात जिम्मेदारी है। खुदा के लिए अभी भी संभल जाएं और अपने आप को, ये जो आपका तर्ज अमल है एक एज अ पॉलिटिशियन, इसको ठीक करें। अगर आप इस सियासी जमात को बतौर सियासी जमात लेकर चलेंगे तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मकाम होगा। इमरान खान की रिहाई के लिए अगर आप कोशिश नहीं कर सकते तो इस ड्रामेबाजी को बंद कर दें। और अगर आपने 3 सालों में कमेटी नहीं बनाई तो फिर आप उनसे क्यों गिला करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये तमाम केसेस बनाए, जो चाहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हमेशा के लिए हाइब्रिड रजीम के तौर पर याद रखी जाए। फिर उनसे क्यों गिला किया जाता है? आपको अपने घर को दुरुस्त करना होगा और तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना है। जो लोग इमरान खान की रिहाई के लिए इफ्स एंड बट्स में पड़ गए और लोग ये कहते हैं कि जनाब किराया नहीं है, हम अडयाला कैसे आएँ, उन लोगों ने दोस्तों क्या तहरीक चलानी है। और आजकल जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसका एक असर ये हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो कायदीन हैं, और कायदीन के लेफ़्ट राइट बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो गए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तमाम बातें आप तक पहुँचनी चाहिए। क्योंकि हमारा इस प्लेटफॉर्म का कोई एजेंडा नहीं है माँ सिवाय इसके कि पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ हो और हर इदारा अपनी हदूद के अंदर रहकर पाकिस्तान की जमहूरियत का बोलबाला करे और जमहूरी इंस्टीट्यूशंस को सांस लेने दो। आज मैं उन तमाम दोस्तों से और उन तमाम इदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रियासत होती है ना, इसका बहुत बड़ा दिल होता है। अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो गई या वाकई वो उस मौके पर मौजूद था, या तो उसे आप मौका दें, इंडिपेंडेंट अदालतों के सामने वो पेश हो, अपनी बेगुनाही को साबित करे, या आप साबित कर दें कि वो मुजरिम था, या उसको मौका दें कि वो साबित करे कि वो मुजरिम नहीं है, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा। लेकिन ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, इससे तफरीक पैदा होगी,
ये ड्रोन हमले जो पाकिस्तान करता रहा डॉलर्स लेके मुशर्रफ साहब के टाइम में, इसका असर क्या निकला कि 3 नस्लें आपने खड़ी कर दी जो आपसे नफरत करती हैं। ऐसा ही हुआ ना। तो ये नफरत के बीज मत बोएं खुदा के लिए। रियासत का दिल ना बहुत बड़ा होता है। अगर आप फरारियों को और वो दहशतगर्द जो कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं उनको सीने से लगाते हैं, तो यार ये आपके अपने बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सिर्फ इख्तलाफ रखना और इसके ऊपर इतनी सज़ा देना कि आपको इजाज़त ही नहीं है कि आप अपनी बेगुनाही को साबित कर सकें, खुदा के लिए अभी भी वक्त है। आपकी हुकूमत ख़त्म होगी, इंशाअल्लाह ज़रूर ख़त्म होगी। ये वक्त ज़रूर जो है, ये तारीक रात ज़रूर टलेगी, सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होगा, क्योंकि मेरे रब का यही कानून है। और एक रात के बाद सुबह आती है और वो सुबह बहुत ही करीब है। फिर क्या होगा। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो देख रहा था एजाज सईद की डॉन के टाइम की, और वो मिर्ज़ा असलम बेग साहब से उन्होंने सवाल किया कि आपने पैसे बांटे, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे ना वक्त लेकर बात किया करो। फिर उन्होंने माइक आगे किया एजाज ने, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वक्त बदल जाता है दोस्तों, और ये लबो लहजा, ये गुरूर मेरे रब को पसंद नहीं है। तो रियासत को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। ये बच्चे हैं, पाकिस्तान का सरमाया है, इन्हें अपने सीने से लगाएं, ये आपको सीने से लगाएंगे, और यही बेहतरीन रास्ता है। मोहब्बत के साथ गलतियां इंसान करता है, अगर आप समझते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर गलती इनसे हुई है तो इनको मौका दिया जाए, और अगर कहीं और आपके पास सबूत मौजूद हैं तो अदालतों के सामने पेश किए जाएं। लेकिन ये दरमियान वाला रास्ता तबाही का रास्ता है। खुदा के लिए रियासत को अपना दिल बड़ा करके इनको सीने से लगाना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर अब इस जंग का, इस लड़ाई का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और वो लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, आप उनसे सवाल करें ना कि कीता की है, तो वो कहते हैं जी 9 मई, देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई कर दिया। हर चीज़ का जवाब आपका 9 मई के ऊपर आकर रुक जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दूँ, और इमरान खान की रिहाई का ये मामला है, और इस रिहाई के मामले पर अब खबर ये आ रही है कि अचकज़ई साहब ने कुछ बातें कही हैं, और अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि दुनिया के बदतरीन कातिल और मुजरमान को भी मुलाकात का हक हासिल है। इमरान खान की मुलाकात बंद करने का मकसद PTI में इंतशार और खान साहब को तकलीफ देना है। माइनस इमरान खान फार्मूला मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। और अचकज़ई साहब इस किस्म की अब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उनका पीछा करेगा और उन्हें छोड़ेगा नहीं, और वो आपसे सवाल करता है। अचकज़ई साहब ने और भी बातें कही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि क्या अचकज़ई मंगल वाले दिन अडयाला जेल जाएंगे, चूँकि सोहेल हफीज़ साहब एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी तो ऐलान किया है, क्योंकि हमें अलीमा खान ने बुलाया, लिहाजा अब हम ज़रूर जाएंगे और पूरी काबीना के साथ अडयाला जेल जाएंगे। खबर के मुताबिक सोहेल अफरीदी ने मंगल को अडयाला जेल जाने का फैसला किया, और इसके साथ साथ दोस्तों एक और काम ये हुआ है कि सोहेल अफरीदी के इस ऐलान के बाद जितने भी लोग अडयाला जाते हैं ना, अब उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपने पम्फलेट्स जो हैं वो शेयर करना शुरू कर दिए, जिसमें बताया जाता है कि कौन किस इलाके की नुमाइंदगी कर रहा है और कौन किस हल्के से है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सादगी में मारे जाते हैं ना, और वो जाते ज़रूर हैं, लेकिन मीडिया पे उनको उस तरह से जगह नहीं मिलती, तो लिहाजा एक अच्छा काम है जी, आप जाएं, अलीमा खान के साथ खड़े हों। लेकिन मेरा ये सवाल ज़रूर है तहरीक इंसाफ के कायदीन से कि सिर्फ मंगल वाले दिन ही क्यों? आपको जुमेरात को भी जाना चाहिए, ये आपका आईनी हक है, कानूनी हक है। पाकिस्तान की अदालत ने ये फैसला किया और आप आवाज़ बने। ऐसा नहीं हो सकता कि नईम हैदर पंजोता भाई हमारा 2 दिन के बाद ट्वीट करके बताए कि कल कौन कौन आया था, अडयाला के बाहर कौन कौन मौजूद था। ये आपको प्रेशर बिल्डअप करना है। अगर आप खुद संजीदा नहीं होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमतें तो अब ये रास्ता इख्तियार कर लिया आपको रास्ते से हटाने का। और फिर आपको ये खबर दें कि शिमाली कोरिया को खदशा है कि किम जोंग को आयतुल्लाह खामनाई की तरह शायद निशाना बनाया जा सकता है। शिमाली कोरिया ने अपने जोहरी कवानीन में एक इंतहाई खतरनाक और गैर मामूली तब्दीली कर दी है, जिससे दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक शिमाली कोरिया के आइन में तब्दीली की गई कि अगर मुल्क के हुक्मरान किम जोंग को कत्ल किया गया या वो हमले के बायस हुक्मरानी के काबिल नहीं रहे, तो फिर मुल्क खुदकार तौर पर फौरी जोहरी हमले कर देगा, यानी ये जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उनके कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर उनकी क़यादत को निशाना बनाया गया तो ये एक तरह से उनकी सालमियत पे ख़तरा होगा, क्योंकि ईरान के अंदर यही हुआ ना कि आयतुल्लाह खामनाई को जिस तरह शहीद किया गया, तो अगर इनके पास अगर यूरेनियम जो अफसूदगी का मामला है, इससे आगे कदम ये चले जाते और इनके पास एटम बम होता, तो उसे यकीनन ईरान इस्तेमाल करता। तो इस पूरी सिचुएशन को सामने रखते हुए ये फैसला किया गया कि अगर क़यादत को टारगेट किया गया तो फिर हम भी फ़ौज को जो है वो एम्पावर कर देंगे, यानी उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो फौरी तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, बरतानवी अखबार द सन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि यह आईनी तरमीम 22 मार्च को मंजूर की गई, तहम इसे अब पहली बार अवाम के सामने लाया गया। नई शिमाली कोरिया के जोहरी पॉलिसी कानून की
आर्टिकल 3 में शामिल की गई, जिसमें कहा गया कि अगर दुश्मन कुव्वतों के हमले से रियासती जोहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खतरे में पड़ता है तो खुदकार और फौरी जोहरी हमला किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस नई पॉलिसी की वजह हालिया जो ईरान अमेरिका जंग है और हालिया इलाकाई कशीदगी और ईरान में अमेरिकी और इसराइली हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद पैदा होने वाले हालात को करार दिया जाता है। शुमाली कोरिया को खदशा है कि मुस्तकबिल में इनकी आला क़यादत को भी इसी किस्म के खतरात का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया और फिर उसके बाद आपको ये एक्शन लेते हुए नजर आए। और दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, शुमाली कोरिया से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। आपने ना बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी कि शुमाली कोरिया कैसा दिखता है, और अगर आप वहाँ चले भी जाएं और अगर आपको इजाज़त मिल भी जाती है तो आपकी मुकम्मल सर्विलेंस की जाती है। लोग आपके पीछे लग जाएंगे, आपके कैमरे को चेक करेंगे, आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आपके पास किस किस्म के पेपर्स हैं। यानी उन्होंने भी ना एक अडयाला बनाया हुआ है, तो वो भी एक अडयाला जेल है जहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिचुएशन के अंदर, जहाँ पर शुमाली कोरिया ने ये एक नई तरमीम की है, एक नया इजाफा किया और सारा इख्तियार जो है वो इन्होंने अपनी फ़ौज को दे दिया कि अगर क़यादत को टारगेट किया गया तो फिर फ़ौज के पास से कंट्रोल होगा कि फौरी तौर पर हमला करें, और ये एक जोहरी हमला होगा। दोस्तों, वहीं पर एक और ख़बर अब ये भी आ रही है, और ख़बर के मुताबिक शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की सरहद के करीब एक नए तर्ज का 155 मिलीमीटर खुदकार तोपखाना तैनात करने का ऐलान किया। इसका मतलब ये कि इंस्टॉल करेंगे और ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। आपने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म्स देखी होंगी जहाँ पर जहाज़ बच के निकलते हैं। टॉप गन के अंदर भी वो सीन्स मौजूद हैं जिसमें खुदकार जो तोपखाना है वो आपको नज़र आता है, और मिसाइल सिस्टम्स वहाँ पे नस्ब किए गए। जब भी उनकी रेंज में कोई जहाज़ आता है, रेडार सिस्टम है, तो वो ऑटोमेटिकली एक तरह से एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी किस्म का ये निज़ाम लगाने जा रहे हैं, और अगर ये करने में कामयाब हो गए, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर बताई जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जिसे शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। एंड देन ऑब्वियसली जो लोग कोरिया जाना चाहते हैं या वहाँ से निकलना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए भी। तो शुमाली कोरिया जी इस वक्त अडयाला बना हुआ है, नो गो एरिया है, और वहाँ पर इस किस्म का काम जो है वो किया जा रहा है ताकि मुल्क की इंफॉर्मेशन, और जो आ गया वो आ गया है, और मुल्क की इंफॉर्मेशन बाहर ना जा सके। और दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दूं, और ये पाकिस्तान के हवाले से खबर है, और पाकिस्तान ने ईरानी जहाज़ों को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। खबर अब ये आ रही है कि जंग इन लम्हात में पाकिस्तान भरपूर अंदाज में ईरान की मदद कर रहा है। खबरें आ रही हैं जी कि ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी NITC के 3 खाली ऑयल टैंकर्स गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी से बचते हुए ईरान वापस पहुंच चुके हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंकर्स ने पाकिस्तान की खुसूसी इक़्तिसादी समंदरी हदूद से गुजरकर ईरानी पानियों तक रसाई हासिल की, जिसके बायस वो खित्ते में मौजूद अमरीकी बहरी असासों की निगरानी से बचने में कामयाब रहे। ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत पर नज़र रखने वाले इदारे टैंकर्स ट्रैकर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन तीनों टैंकर्स की मजमूई गुंजाइश तकरीबन 50 लाख बैरल जो है वो बताई जाती है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ये बता रहा है जी, दावा है उनका ये है कि अमेरिकी फ़ौज ने 70 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने से रोक दिया। सेंटकॉम की ये स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने 70 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने से रोका, और 167 मिलियन बैरल यानी $13 अरब से ज़ायद मालियत का तेल इस पे मौजूद था। ऑपरेशन फ्रीडम प्रोजेक्ट के तहत ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जो है वो इस वक्त भी जारी है। दोस्तों, मैं आपको ना इसके अलावा भी जो डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 12 घंटों में, और फिर 6 घंटे जो पिछले थे, इसके अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप का एक जवाब आ गया जी, और उसने ये जो 14 नकात पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के हवाले किए गए, अब अमेरिकन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंगबंदी के हवाले से हमारी तजावीज़ पर ईरान की जानिब से जवाब जल्द मिलने का इम्कान है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिकी तजावीज़ पर हमें ईरान का अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उनको आज ये जवाब मिल जाएगा। फिर ये हमारी आज की वीडियो थी, और जाते जाते मैं आपको ये खबर ये भी दे दूँ कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं, और ईरानी मीडिया जी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक
ईरानी खबर एजेंसी फारस ने दावा किया है कि गुज़श्ता 1 घंटे से आबने हुर्मुज़ में ईरानी फोर्सेज और अमरीकी बहरी जहाज़ों के दरमियान वक्फे से झड़पें हो रही हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। और दोस्तों, ये ईरान करेगा क्योंकि ये वो हथियार है जो उनके हाथ लग चुका है और इसे ईरान बार बार इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि कश्तियों को आप टारगेट करेंगे या रोक लेंगे या नाकाबंदी करके ईरान के पानियों को अपने कब्जे में ले लेंगे तो शायद ये इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जहाज़ आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनको एक सेफ पैसेज देने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अगर 70 के करीब जहाज़ बकौल सेंटकॉम के अगर उन्हें रोक लिए हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी फिर मदद की और वो एक सेफ पैसेज बना रहे हैं जहाँ से ये जिस रास्ते को इस्तेमाल करके ये अपने जहाज़ों को इनकी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।